हेलो एवरीवन, आज हम नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। नोटिस जो कि टीपीए में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में दिया गया है। तो नोटिस बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। नोटिस की वजह से आप किसी केस को जीत सकते हैं, किसी केस को हार सकते हैं। तो नोटिस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नोटिस क्या होता है, नोटिस कितने तरह के होता है और नोटिस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। तो नोटिस, द टर्म नोटिस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 as under a person is said to have notice of the fact or when but are willful obstruction from any inquiry or search which he ought to have or gross negligence he would have known it। तो नोटिस की डिफिनेशन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी पर्सन को किसी फैक्ट के बारे में जानकारी होना नोटिस कहा जाता है, या जानबूझकर अगर कुछ थोड़ी इंक्वायरी करता, उससे उस फैक्ट के बारे में उसको जानकारी हो जाती, लेकिन उसने घोर नेग्लिजेंस किया, ग्रास नेग्लिजेंस किया, जिससे उसे जानकारी नहीं हो सकी, तो भी कहा जाता है कि वो बात उसके नोटिस में थी। तो नोटिस की डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि या तो किसी बारे में आपको डायरेक्ट जानकारी हो तो उसे नोटिस कहते हैं, या ऐसी जानकारी अगर आप हल्का सा भी प्रयास किए होते तो उस बारे में आपको जानकारी हो जाती, लेकिन आपने घोर नेग्लिजेंस किया जिसकी वजह से आपको नहीं जानकारी हो पाई, तो उसे भी कहा जाता है कि उस बात की नोटिस उस व्यक्ति को थी। तो सिंपली नोटिस मीन्स नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। तो नोटिस का क्या मतलब हुआ, साधारण भाषा में देखा जाए नोटिस का मतलब होता है किसी बात की जानकारी होना, किसी बात की नॉलेज होना। इन्फॉर्मेशन, वेयर द पर्सन हैज नॉलेज ऑफ एनी फैक्ट और इट could be proved that under some of the definition circumstances he must have knowledge of such fact. The notice have binding force on the person who has knowledge for it। तो नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जानकारी। भाई किसी बात के बारे में आपको जानकारी थी, आपको नोटिस थी, तो ये माना जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की संपत्ति है और वो विवादित है, लेकिन अगर कोई खरीद लेता है तो बाद में ये पूछा जाता है कि अगर आपको उस बात की जानकारी थी, नोटिस थी उसके बारे में, तो आपने क्यों खरीद लिया। तो नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो पर्सन कैन डिनी आर द नॉलेज ऑफ फैक्ट इज द गोज अगेंस्ट हिम। तो कोई पर्सन ये नहीं कह सकता है कि उसे नॉलेज नहीं थी, अगर उसे डायरेक्ट नॉलेज थी या ऐसी नॉलेज जिसमें अगर वो उपेक्षा न किया होता, घोर नेग्लिजेंस न किया होता, तो उसे फैक्ट के बारे में उसे जानकारी हो जाती, तो उसे कहा जाता है कि वो उसको नोटिस थी। तो देयर आर ये काइंड्स ऑफ ये नोटिस, 3 काइंड्स, 3 तरह की नोटिस माना जाता है। टीपीए में 3 तरह की नोटिस मानी गई है। दे आर अंडर एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस। तो सबसे पहला क्या होता है, एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और या नोटिस टू एजेंट। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस। तो एक्चुअल नोटिस मीन्स डायरेक्ट और एक्सप्रेस नॉलेज और डिफाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। तो एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट या एक्सप्रेस नॉलेज आपको हो, तो उसे एक्चुअल नोटिस कहा जाता है। भाई किसी के बारे में सीधी अगर आपको जानकारी है तो उसे एक्चुअल नोटिस। जैसे सपोज कर लीजिए कोई विवादित ज़मीन है, तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ठीक ठीक लिखा हुआ है कि यह ज़मीन विवादित है, तो ये क्या है, एक्चुअल नोटिस है। या उससे संबंधित कोई व्यक्ति आपको बताता है कि इस ज़मीन के बारे में, ये ज़मीन विवादित है, तो ये क्या है, एक्चुअल नोटिस है। डायरेक्ट नोटिस जिसको कहते हैं एक्सप्रेस नोटिस। तो इट इज मैटर ऑफ फैक्ट, देयरफॉर एक्चुअल नोटिस कंस्टिट्यूट्स बाइंडिंग फोर्स। तो एक्चुअल नोटिस अगर आपको उसको जानकारी है तो मस्ट बी डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन बाय ए पर्सन इंटरेस्टेड इन द थिंग्स इज रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द नोटिस इज इश्यूड। ये जर्नल आर मेड कन्वर्सन in which knowledge of certain things is conveyed or given, is no notice
of it. It is settled rule that the person is not bound to attend the vague rumors or statements by mere the stranger. तो नोटिस का मतलब हुआ, एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है डायरेक्ट नोटिस हो। इसका मतलब ये नहीं होता कोई रूमर हो रहा हो, जैसे कोई अफवाह उड़ गई है तो आपको पता था कि नहीं पता था, सब लोग सुने, तो इससे नहीं मतलब होता है। भाई मान लीजिए कोई ज़मीन विवादित है, अगर उसको एक्चुअल नोटिस कब कहा जाएगा, जब या तो वहाँ पे बोर्ड लगा हो कि ये ज़मीन विवादित है, या उससे जो संबंधित व्यक्ति हो वो आपको जानकारी दो, तो उससे एक्चुअल नोटिस होता है। अब इससे ये एक्चुअल नोटिस में नहीं आ जाएगा कि जैसे कोई रूमर हो, अफवाह फैली है चारों तरफ कि ये ज़मीन विवादित है, उससे संबंधित वो व्यक्ति नहीं है फिर भी हवा में उड़ा रहा है, तो ये बातें एक्चुअल नोटिस में नहीं आता। एक्चुअल नोटिस में होता है जिसमें डायरेक्ट आपको नोटिस हो, या कुछ ऐसी बातें जो उससे उस ज़मीन से रिलेटिव जो लोग हुए वो अगर कोई बात बताएं तो वो एक्चुअल नोटिस में आता है। इन अदर वर्ड्स द पार्टी इम्यूटेड नोटिस मस्ट हैव सॉ द अदर्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसे देखें तो जो पार्टी उससे संबंधित है वो अगर जानकारी दे रही है तो वो एक्चुअल नोटिस में आता है। Party has knowledge which would operate upon the mind of any rational number or man of business, and to make him act with reference to the knowledge he has so acquired. एक केस था लॉर्ड एरिन LC इज लॉयड वर्सेस बैंक ELR का था, तो जिसमें यही बताया गया है, जिसमें बताया गया था कि एक्चुअल नोटिस उसी को कहा जाता है जिसमें डायरेक्ट नोटिस हो या उससे संबंधित व्यक्ति के द्वारा कोई नॉलेज हो, कोई ज्ञान दिया गया हो, बताया गया हो। इसमें कोई र्यूमर से नहीं माना जाता है कि एक्चुअल नोटिस। तो द नोटिस मस्ट हैव गिवन इन द सेम, और नोटिस जो हो उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू हुआ हो, उसी एक ही बात पे हुआ हो, तो सेम ट्रांज, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन विवादित है तो वो वही एक्चुअल में वही वाली ज़मीन की के बारे में ये जानकारी हो, बाकी बहुत सारी उसके नाम व्यक्ति के नाम ज़मीन हो सकती है, तो वो सब नहीं माना जाता है। सेम ट्रांजैक्शन में अगर हो मानी जाती है तो वही नोटिस कहा जाता है। इफ़ एनी सिमिलर टाइप नोटिस हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रीवियस ट्रांजैक्शन व्हिच मे हैव फॉरगेटन। तो एक्चुअल नोटिस हो गया। अब दूसरा देखते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो जैसे हमने पहले आपको बता दिया था कि नोटिस दो तरह की होती है, एक नोटिस होती है जिसमें एक्चुअल कोई फैक्ट की आपको जानकारी है, वो एक्चुअल नोटिस हो गया। दूसरी तरह की नोटिस ऐसी होती है जिसमें ये मान के चला जाता है कि आपको उस बारे में जानकारी थी, भले कि आपको ना हो, लेकिन ये माना जाता है कि जिसमें अगर आप हल्का सा भी प्रयास किए होते तो आपको उस बारे में जानकारी मिल जाती, लेकिन आपने जानबूझकर प्रयास नहीं किया है, इसलिए तब भी न्यायालय मान के चलती है तो आपको उस बारे में जानकारी थी, तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति किसी कागज़ पर साइन करता है, अब उसमें क्या लिखा है भले कि वो न पढ़े, वो सबूत भी ला के दे कि ये देखिए जज साहब, कैमरा भी दिखाए कि ये देखिए जज साहब हमने इसको पढ़ा ही नहीं, लेकिन न्यायालय उसको नहीं मानेगा। न्यायालय ये मान के चलेगा आपने उस पर साइन की है तो उसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी थी। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये समानता के सिद्धांत पर बेस है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस कोर्ट प्रिज्यूम दैट द पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट। कुछ विशेष सिचुएशन में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है, कोर्ट अपने आप ये धारणा बना लेती है कि उस बारे में, उस फैक्ट को आपको नॉलेज थी। द कोर्ट वुड प्रिज्यूम दैट पर्सन कंसर्न्ड इज बाउंड टू नो दैट द फैक्ट। कोर्ट ये मान के चलती है कि वो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ही कैन नॉट डिनी दैट ही हैज़ नो नॉलेज, मतलब इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें ये आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा कि अरे मुझे तो जानकारी ही नहीं थी। इट इज़ ए लीगल प्रिज्यूमेशन, ये कानूनी रूप से कोर्ट मान लेता है कि आपको जानकारी थी। तो ये देखिए देयर आर ये 5 क्लासेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, 5 तरह की कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो सकती हैं। जैसे बिलफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम इंक्वायरी अमाउंट
और टू नोटिस, जिसमें आदमी जो होता है जानबूझकर इंक्वायरी नहीं करता है। सेकेंड में ग्रॉस निग्लिजेंस, दूसरे में घोर निग्लिजेंस करता है, घोर उपेक्षा करता है उसके बारे में, नोटिस के बारे में जानकारी ना करने का। और तीसरा एक्चुअल पोजीशन माना जाता है, एक्चुअल, जिसमें एक्चुअल पोजीशन उस व्यक्ति के पास है। और फोर्थ है नोटिस टू एजेंट, अगर एजेंट को भी नोटिस हो गया तब भी माना जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। और फिफ्थ है स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ नोटिस, ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ नोटिस, अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तब भी ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आ जाता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसमें देखते हैं। पहला है विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम इंक्वायरी अमाउंट टू नोटिस, तो ये डिजायर टू अवॉइड टू सर्च इंस्पेक्शंस एंड इंक्वायरी टीसी वुड अमाउंट ये पर्सन टू अल्टीमेट नॉलेज, जिसमें इसमें बताया गया है कि जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर इंक्वायरी नहीं करता है, पूछताछ नहीं करता उसके बारे में, और वो सोचता है कि मुझे ये बात की में जानकारी ही नहीं थी, उसमें उस व्यक्ति की मंशा ही खराब होती है। वो सोचता है कि हो सकता है ये मेरे खिलाफ हो। पर्सन्स इन केस, एक केस है बैंक ऑफ बॉम्बे बनाम सुलेमान का, इसमें अपॉइंटेड हिज द फर्स्ट वाइफ ये सन एज ए एग्जीक्यूटर ऑफ हिज विल, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी पहली पत्नी के जो बेटा था, पहली पत्नी के बेटे को अपने बिल का एग्जीक्यूटर बनाया था। एंड सो एग्जीक्यूट ये बिल रिगार्डिंग हाउस एंड लैंड एंड लेटर ही एग्जीक्यूटेड ये नेक्स्ट बिल इन द फेवर ऑफ, और फिर दूसरा बनाता है हिज सेकेंड सन्स, जो दूसरी पत्नी थी उनके बेटे को, चार्जिंग 30,000 on property which given to son of his first wife. The first wife's son borrowed from the bank, deposit the title deed. तो टाइटल डीड दे करके उसने बैंक से लोन ले लेता है ऑफ द हाउस, द लैंड इज सिक्योरिटी, द बैंक डिड नॉट मेक द डिटेल्स इंक्वायरी रिगार्डिंग बिल मॉर्गेज एंड चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट वाज हेल्ड द बैंक हैड द कंस्ट्रक्टिव नोटिस रिगार्डिंग द रियल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें न्यायालय ने कहा कि बैंक को कंस्ट्रक्टिव नोटिस थी जिसमें उसने जानबूझकर उसने पूछताछ नहीं की, इसलिए माना जाएगा कि बैंक को इस बारे में जानकारी थी। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस में जिसमें उसकी मंशा ही खराब होती है, वो सोचता है, वो जानबूझकर किसी इंक्वायरी को नहीं करता, वो सोचता है चलो चलने दो, तो ये बिलफुल कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आ जाता है। सेकंड देखते हैं, ग्रास नेग्लिजेंस में अमाउंट टू नोटिस, जिसमें कोई व्यक्ति घोर लापरवाही करता है, किसी बात को जानकारी ना करने के लिए वो नहीं करता है और उसमें वो घोर लापरवाही करता है, तब भी न्यायालय मानता है कि उस बात के लिए उसे नोटिस थी। तो सिंपली वेयर एनी पर्सन डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी केयरफुली, जहाँ पे वो सावधानी नहीं बरतता है, एलर्टी रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाई पर्सन आर ऑर्डिनरी प्रोड्यूस, इट सेड दैट ही हैज़ कमिटेड ग्रास, इस कहा जाता है कि उसने घोर लापरवाही की। इट मीन्स ऑब्सेंस ऑफ सच केयर स्किल एंड diligence is the duty of person to bring the performance of work which is not have performed, जिसमें उसे करना चाहिए, से परफॉर्म करना चाहिए लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया, तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस में आ जाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे, जैसे सपोज कर लीजिए किसी व्यक्ति ने मार्गेज पे अपना प्रॉपर्टी किसी को दिया है और फिर उसके पास जा कर के कहता है कि भैया मुझे एक दूसरी पार्टी मिल गई है, वो ज़मीन खरीदना चाहती है मेरी, तो मैं उसको ज़मीन बेच दूं और उसके बाद जो पैसा आपका है मैं आपको दे दूंगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति ज़मीन का कागज़ उसको दे देता है। देखिए यहाँ पे उसकी मंशा ठीक थी, लेकिन उसने क्या किया, ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, घोर लापरवाही की। भाई मॉर्गेज जब किया था उसने, तो ये जब पैसा उसको दिया था तो उसकी संपत्ति का कागज़ अपने पास रखा था, तो यही तो उसके पास एक सबूत था, और वो क्या करता है, उस व्यक्ति को फिर लौटा देता, और वो व्यक्ति जो जिसकी ज़मीन थी, जिसने मॉर्गेज किया था, वो जा करके वो ज़मीन को बेचता नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना कागज़ दे करके फिर से दूसरा मॉर्गेज कर लेता है, वहाँ से पैसा ले लेता है। तो अब यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या किया, देखिए उसकी मंशा तो ठीक थी, वो सोच रहा था कि
इससे वो बेच देगा तो मेरा पैसा भी वापस हो जाएगा। यहाँ पे उसकी मंशा तो ठीक थी, लेकिन उसने क्या किया, घोर लापरवाही की, तो ये माना जाता है ग्रॉस नेग्लिजेंस में। थर्ड, रजिस्ट्रेशन, तो जिस चीज़ की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ये सेक्शन 3 ऑफ TPA where any transaction relating to immovable property required by law to be has been effected by registered instrument, any person acquiring such property of any part or share of interest in such a property shall be deemed to have notice to such instruments as from the date of registration of or where the property is not all situated in a sub district or, तो रजिस्ट्रेशन भी एक नोटिस माना जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई ज़मीन अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री होना चाहिए, और अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं तो एक तरह से ज़मीन अभी उसी व्यक्ति के पास है, तो रजिस्ट्रेशन भी एक तरह से नोटिस में माना जाता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए कि कोई संपत्ति अगर हम खरीद रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, और अगर नहीं करवा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी माना जाता है। तो where the registration instrument has been registered under subsection 2 of ये section 30 of ये इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो जहाँ पे इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तब भी ये माना जाएगा कि उसे रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू द रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रेशन डज नॉट अमाउंट टू नोटिस, द रजिस्ट्रेशन ऑपरेट एज ए नोटिस फॉर द इंस्ट्रूमेंट शुड बी रजिस्टर्ड इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द, और रजिस्ट्रेशन किस तरह होना चाहिए, जिस तरीके से इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में लिखा हुआ है उसी तरह से होना चाहिए, तो ये भी एक नोटिस में आता है। फोर्थ देखते हैं, पोजेशन एज ए नोटिस। भाई पोजेशन, जैसे मान लीजिए किसी के घर में, जैसे मान लीजिए कोई घर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, और जा कर के आप वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है वो किसी हैसियत से तो रह रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान खरीद लिया बाद में, और वहाँ पे जाकर आप देखते भी हैं कि कोई व्यक्ति उस घर में रह रहा है, तो फिर भी आप ये ज़मीन घर खरीद लेते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए कि जो व्यक्ति उस घर में रहा है कोई हैसियत से रह रहा है, हो सकता है उसने कुछ पैसा दे दिया हो, क्योंकि आजकल देखा जाए ऐसा ही होता है कि आधा पैसा दे देते हैं, आधा पैसा बाद में देते हैं रजिस्ट्री के वक्त, और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आधा पैसा ले लेते हैं लेकिन फ्रॉड करने के लिए किसी दूसरे को ज़मीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं। तो पोजेशन भी एक नोटिस माना जाता है। बिफोर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट सेकेंड इन द सेक्शन 3 there was a difference of opinion regarding the possession as a constructive notice, but after instruction of exclamation second it is generally held that should be regarded the construction notice of the right of a person in possession. It has been held in the such possession is itself a constructive notice of a title under which a such possession is retained. तो ये देखिए, जब कोई मकान अगर आप खरीद रहे हैं तो अगर किसी या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि वो उसी के पोजीशन में होनी चाहिए, उसी का कब्जा होना चाहिए जिसके आप खरीद रहे हैं। अगर कोई दूसरे व्यक्ति का कब्जा है तो ये आपको देखने का, ये आपका फर्ज है कि वो जो व्यक्ति रह रहा है वो किस हैसियत से रह रहा है। अगर आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। फिफ्थ, नोटिस टू एजेंट। जैसे आपका जो एजेंट है, जैसे मान लीजिए बिजनेस करने में बहुत लोग अपने एजेंट रखे रहते हैं, तो अगर एजेंट को किसी बात की नोटिस थी तो ये माना जाएगा कि वो नोटिस आपको थी, आप उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नोटिस टू एजेंट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वाइड एक्सप्लेनेशन थर्ड में दिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फॉलोइंग्स आर द एसेंशियल। लेकिन कुछ एसेंशियल, कुछ आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए नोटिस में। तो नोटिस शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द एजेंट व्हाइल एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एजेंट। तो जिस कार्य के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसी बारे में अगर जानकारी नोटिस
एजेंट को होनी चाहिए, तब माना जाता है एजेंट की नोटिस आपको नोटिस है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने कई एजेंट रखा है, तो उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी का देखने का काम करता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी बातें उस एजेंट को पता है, तो ये माना जाता है कि वो बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। नोटिस सेकेंड, नोटिस शुड हैव बीन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी बिजनेस। तो नोटिस उसे एजेंसी बिजनेस के समय ही रिसीव्ड हुई होनी चाहिए। नोटिस शुड हैव बीन टू फैक्ट ऑफ रिगार्डिंग द एजेंसी बिजनेस। इफ इट इज आउट ऑफ कोर्स ऑफ एजेंसी बिजनेस इट वुड नॉट बी वैलिड नोटिस ऑफ एजेंट। और अगर वो एजेंसी बिजनेस के अलग से उसको मिलती है सूचना, तो वो वैलिड नोटिस नहीं मानी जाएगी। फ्रॉड ऑफ एजेंट, ये देखो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड ऑफ, अगर मान लीजिए एजेंट जानबूझ के फ्रॉड करता है, जैसे मान लीजिए जो विपक्षी पार्टी है वो एजेंट से मिल जाती है और एजेंट से कहती है कि तुम जानबूझ के बताओ ही मत, तुम्हें मैं कुछ फ़ायदा दूंगा, तो ये बात एजेंट में नहीं माना जाता है, ये नोटिस एजेंट नहीं माना जाएगा अगर एजेंट फ्रॉड करे जानबूझकर। द प्रिंसिपल ऑफ ये नोटिस एजेंट डज नॉट, यहाँ पे जो प्रिंसिपल नोटिस टू एजेंट वाला लागू होता है वो नहीं अप्लाई होगा अगर एजेंट जानबूझकर फ्रॉड करता है। फिफ्थ है स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। समटाइम्स सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी स्पीक्स लाउडर देन द पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कभी कभी सिचुएशन और कंडीशन बिना आदमी के बोले ही सब कुछ बताता है। द प्रॉपर्टी टेल इट्स स्टोरी इटसेल्फ। प्रॉपर्टी जो है खुद बताती है। इन इन्फ्रेंस में भी ड्रॉन अबाउट द प्लॉट एज ए रामलीला प्लेस इफ़ दियर इज ए स्टेट ऑफ ए राम और रावणा। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे इसमें बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, अगर मान लीजिए कोई एक जगह है, प्रॉपर्टी है, वहाँ पर रावण की मूर्ति बनी है, राम की मूर्ति बनी है, तो ये माना जाएगा अरे ये तो रामलीला का प्लेस है। तो बिना किसी के कहे ही, इसीलिए कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले जाकर वहाँ पे देख लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी खुद बताती है। भाई मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह है, वहाँ पे मान लीजिए जो डेड बॉडी होने के बाद जो बनाई जाती है, अगर मान लीजिए वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। तो सिचुएशन ही, कंडीशन ही सब कुछ बता देता है, तो वो भी नोटिस माना जाता है। तो इस प्रकार हमने नोटिस से संबंधित सब बातें देख ली हैं। धन्यवाद।